प्रियंका गांधी पैलेस्टीन का बैग लगा के घूम सकती है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग बगल में संभल नहीं दिखता है पर कंफ्यूज है, पर जनता उन्हें ला रही है ना सत्ता में। सुनिए आप, उनके कंफ्यूजन नहीं, जनता को कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है ना जवाद साहब। जनता को क्लैरिटी नजर आ रही है, इसीलिए उन्हें वापस सत्ता में ला रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वो क्लैरिटी क्या जनता चाह रही है, जो इस वक्त संभल में तस्वीरें नजर आ रही है? जनता क्या चाह रही है? क्या वो चाह रही है कि इस मुद्दों पर आगे बढ़े या पीछे हटे? नहीं, देश ये इंपॉर्टेंट है, रोजगार इंपॉर्टेंट है। देश की जनता चाह रही है, रोजगार चाह रही है, वो है नहीं। एक ही का रोजगार बन रहा, एक ही उद्योगपति को दिन रात रोजगार 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 बनाए जा रहे चीजों पे। कांग्रेस में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आ रहा हूं सुचारू तरीके से। आज योगी जी ने सदन के अंदर एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको मुझको सुन करके तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि बाबरनामा पढ़ना चाहिए लोगों को। अरे देश का संविधान पढ़ाओ, संविधान पढ़ने की बात नहीं करेंगे। बाबर और मुगलों से मोहब्बत का कारण मैं जानता हूं कि किसकी रिश्तेदारी है मुगलों से, तभी वो बार बार इन्फोसाइज कर रहे थे कि मस्जिद बाबर ने हरियाणा मंदिर बनाई थी। बाबरनामा में लिखा हुआ है, आईने में लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों को बताओ, उसमें मंदिरों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर बाबरनामा में यही है। हरियाणा उन्होंने कहा उसमें सबूत मिलते हैं, नहीं मिलते तो बता दीजिए, नहीं मिलते तो बता दीजिए, आचार्य जी नहीं मिलते तो बता दीजिए। इस पर इतनी चर्चा होती है, 10 सेकंड चर्चा होती है, पहले 10 सेकंड मुझको नहीं मिले, मुझको नहीं मिले 10 सेकंड। बाबरनामे में उन्होंने कहा बहुत, आज बाबरनामा में सिर्फ मस्जिद तोड़ने का जिक्र है। बात की भाई, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, ये इतिहासकार ढंग से बताएंगे। आपने तो पूरी पढ़ी होगी ना बाबरनामा, आपने तो पूरी पढ़ी होगी। आप ऐसे चैलेंज करें लोगों को, आप बाबरनामा पढ़ा करिए, आप संविधान मत पढ़िए, बाबरनामा वही पढ़ाएंगे, देश का संविधान ही पढ़ाएंगे इनको। देखिए वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बाबरनामा रट कर बैठे। एक बात हम नहीं पढ़ के बैठे, आपने पढ़ी, आपने पढ़ी, मैं बताता हूं क्या है। बाबर से मोहब्बत है तभी तो वो बाबर का जिक्र कर रहे हैं। आपको जवाब पहले सुन लो, बहुत देर से बोल रही हो, अब जरा इसको सुन भी लो। अब एक बात अगर बता दूं, अगर आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होता ना, सबसे पहले तो जवाद आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं, बाबरनामा से ज्यादा जरूरी है आपको मानवता पढ़ने की और अपने समाज को मानवता समझाने की सबसे पहले। और सुन लीजिए, अगर बाबरनामा या मुगलों का इतिहास आपने पढ़ा होता ना, तो बौद्धों के साथ बोध गया में क्या किया था मुगलों ने, यह आपको पता होता। यहां बैठकर बौद्ध का वो नहीं कर रहे होते। समझ में आया? अगर मुगलों ने क्या किया था बोध गया के अंतर्गत, अगर बाबरनामा या आपने मुगल का इतिहास पढ़ा होता तो आप ये नहीं कर रहे होते। आचार्य जी 10 सेकंड तो दे दीजिए मुझको, सुचारता जी हमसे भी तो बात कर लीजिए। एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जब कल की अवतार की बात होती है, तो जब आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला है, सवाल मैं अपने हिसाब से पूछूंगी, आपके हिसाब से नहीं जवाब साहब। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डिक्टेट द डिबेट हियर। मुझको मैं आपसे पूछ रही हूँ आचार्य जी, वो इतनी देर से शांत बैठे थे, उनके पास जाऊं या अब आपके पास आऊं? हमको 10 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट मैं अच्छा बोलिए 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि बाबरनामा पढ़ना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई, देश के संविधान के बारे में नहीं बता रहे कि देश का संविधान पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा पढ़ना चाहिए, पहले तो करेक्ट योरसेल्फ। उन्होंने ये नहीं कहा कि चल पढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा बाबरनामा में लिखा है। उन्होंने कहा बाबरनामा में क्या ये नहीं लिखा है, बाबरनामा में क्या ये नहीं लिखा है। डिबेट में जो लोग बोलते हैं बार बार, कल से डिबेट में नहीं आऊंगा अगर ये ना दिखा दे, आप दिखा दी, चला दीजिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा देश के अंदर भगवा झंडा, अरे तिरंगे की बात करो, हो गया जब जगह बात करो, तिरंगे की बात नहीं करेंगे, एक ही जगह बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को समझना उन्होंने कल्कि के बारे में मैं जरा चाहती हूँ ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं संभल पर इतना विवाद क्यों है, संभल का कल्कि अवतार से क्या रिश्ता है, जरा सुचारिता जी। परमात्मा के, भगवान के जो अगला अवतार 14वां अवतार होना है ना, विष्णु पुराण के अंतर्गत जाकर के देख लीजिए, भागवत के अंदर जाकर के देख लीजिए। ऐसे मत करिए। एक बात बताइए, फिर संविधान जो मस्जिद का सर्वे हो रहा था संविधान से नहीं हो रहा था क्या? जो मस्जिद का सर्वे चल रहा था संविधान से नहीं हो रहा था? कौन सा संविधान से पत्थर मारा जाता भाई? तभी तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी नोटंकी कर रहे हो? तभी सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर मारा जाता था संविधान से था। तभी सुप्रीम कोर्ट जब चलवाते हो, जब प्रशासन के ऊपर पत्थर चल रहा था, नोटंकी करते हो बैठ करके डिबेट में। ज्ञान देंगे हमको आकर, जब नहीं पता हो ना पता हो संविधान के बारे में ना, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या डिसीजन दिया बताइए। और सुन लीजिए, सबसे पहले ये नोटंकी बंद कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, ये ना पढ़ा लिखा, ना पढ़ा, ना समझा, ना आस्था की बुनियाद है। मेरे को अजय जी और फराज जी दीजिए।
मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं जवाद साहब, डोंट ट्राई टू डिक्टेट द डिबेट हियर। मैं जब किसी आपसे बात कर रही हूं, मैं तभी आपसे बात कर रही हूं, जब दूसरे से बात कर रही हूं तो उनका समय है। दूसरों के समय में हस्तक्षेप ना करा करिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीका नहीं है डिबेट का। पहली बात, फराज साहब से सीख लीजिए, वो भी अपनी बारी में बात करते हैं, कभी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। अब मैं एक चीज बड़ा क्लियर पूछना चाह रही हूं, संविधान की बात इन्होंने करी है जवाद साहब ने, मैं आज योगी आदित्यनाथ की बातों पर इसलिए रहना चाह रही हूं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं आज सदन में। अब मैं ये समझना चाह रही हूं अजय जी, बहुत से लोग ये पूछते हैं, और जो बात अभी फराज जी ने भी कही कि क्या इस देश में फिर से मंदिर मस्जिद वाला विवाद होना चाहिए या हमें आगे भविष्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मंदिर मस्जिद विवाद में फंसे रहेंगे तो इस देश को क्या हम पीछे ले जा रहे हैं, हम इन विवादों से आगे कब बढ़ेंगे, इस पर मैं चाहती हूं जरा अपना टेक दीजिए आप। देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि भविष्य की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं, 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रख लिया है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है। जितने मल्टीपल एक्सप्रेसवेज और जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश की हो रही है, नोएडा की जो तस्वीर बदल रही है, जेवर में जो एयरपोर्ट आ रहे हैं और जितने शहरों में एयरपोर्ट आ रहे हैं, ये सब भविष्य की एक परिकल्पना ही है जो कि साकार हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को भूल जाएं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल जाएं। विकास के साथ विरासत, ये हमारा नारा है। अपनी विरासत को हम सहेज के नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत कहीं पता नहीं रहेगा। आप ये देखिए, हमारे हिंदुओं में मुसलमानों में फ़र्क कितना है। क्या हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि रोज़ पूजा करो? नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देखिए, अपने बच्चों से नमाज ज़रूर पढ़वाएगा। मैं तारीफ़ करता हूँ इस बात की, 5 वक्त का चाहता है कि वो नमाजी बन जाए, ये तारीफ़ करता हूँ मैं। ये होती है धार्मिक विरासत, उसको सहेजना मुसलमान जानते हैं, हिंदू नहीं जानते। आज हमारी दुर्गति है, जो भी हमारे साथ होता है, इसके बहुत बड़े कारण हम खुद हैं। और ये चेतना अगर हमें नहीं जागेगी, ये विरासत को बचाने की चेतना नहीं जागेगी, तो एक बात मैं लिख देता हूँ, हिंदुस्तान नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा। आज भारत इसीलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, सहिष्णु है, सबको साथ लेके चलता है। और नहीं तो अगर ये कट्टरपंथी विचारधारा जिस दिन यहाँ पे हावी हुई, इस देश को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने में और यहाँ शरिया लागू होने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 मिनट का खेल है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदली, वहाँ मंदिर भी टूटे, वहाँ से पलायन भी हुआ, वहाँ पे काटे भी गए और वहां से भगाए भी गए। सच्चाई है, मैंने इजाजत नहीं दी आपको। मैं मानता हूं ये हमारी आंतरिक कमजोरी है। तो इसके लिए हमें सहेजना और चेतना जागृत करना, अपनी धार्मिक विरासत को आगे ले जाना। हाँ। और साथ के साथ देश को एक प्रगति की राह पे बढ़ाने के लिए जो मिशन हम ले चुके हैं, वो काम भी चलेगा, ये काम भी चलेगा, दोनों ही जरूरी है। इसके बिना वो संभव नहीं है और बिना धार्मिक विरासत के हमारा विकास संभव नहीं है। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, और फराज साहब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी अब हमारी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की बात हुई कि जब हम बात करते हैं अपने एक इतिहास की, तो ये हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम उन मंदिरों की भी बात करते हैं, उसमें जब आपसे बात होती है, आप हमेशा, मैं बार बार कहती हूँ, आप रामचरितमानस के बारे में खुलकर बोलते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं, उसके दोहे भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक क्यों बना दिया गया है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि संबल में भी जय श्री राम का नारा गूंजा था। जय श्री राम का नारा क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए सांप्रदायिक नारा है? सुचारिता जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते जिहादी लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो मैं भी लगाता हूं, तो क्या मैं जिहादी हो गया? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नारों को भी सांप्रदायिक किए दे रही है। ये अभी आप इस बात को साबित कर रही है। कौन कह रहा है जय श्री राम? मैं भी बोल दूंगा जय श्री राम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो एक्सट्रीम राइट विंग वाली जो विचारधारा है, उसने रंग को भी सांप्रदायिक किया, इसने खाने को भी सांप्रदायिक किया। और आप सुनिए सुचारिता जी, अभी हमारे भाई अजय आलोक जी क्या बोल रहे थे, बड़ी विकास की बात कर रहे थे साहब की विकास ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे साहब, एक ये रिपोर्ट छपी है 12 दिसंबर 2024 को। ये हमने नहीं छापी है, ये आरबीआई ने छापी है।
इस रिपोर्ट के हिसाब से सुचारिता जी, देश के 95% लोग ये समझते हैं कि पिछले 1 साल से अब महंगाई जबरदस्त बढ़ रही है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से 88.6% लोग ये बोलते हैं कि जो स्पेंडिंग है एसेंशियल आइटम्स में, उसमें जबरदस्त तरीके का इजाफा हो चुका है। और पिछले 10 सालों में बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरबीआई की रिपोर्ट बोल रही है, आरबीआई का सर्वे बोल रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अजय जी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब मैंने नहीं छापी है, इसको पढ़िएगा, पेज नंबर 181 से लेकर के और पेज नंबर 188 तक उत्तर प्रदेश के बारे में क्या लिखा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहिए सिर्फ एक चीज मैं बता दूं आपको, चाहे वो मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट हो, तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबके सब पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश जो है वो पीछे से नंबर 1 पर है। आप क्या बोलते हैं? और आप देश में, मैं आपको, आपने मेरी सुचारिता जी पूरी बात नहीं सुनी थी। नहीं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी का जिक्र करने वाला था कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, मैंने बिल्कुल दिया आपके सवाल का जवाब, मैंने बिल्कुल आपके भी सवाल का जवाब दिया और अजय आलोक जी के सवाल का भी जवाब दिया। मैं यही तो पूछ रही हूँ, इसको खुलकर बोल सकते हैं। अरे मैंने तो खुद जय श्री राम बोला, अरे मैं खुद जय श्री राम बोला। कैसी बात कर रही हैं आप, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, कि नारों को भी सांप्रदायिक कर रही है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है सुचारिता जी कि सरदार पटेल जी ने, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सरदार पटेल जी ने जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिख करके यह कहा था कि आपने देश में ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई।